औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स और स्टेइंग ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मेरा नाम है शहजाद हसन खान और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम को वापस रिज्यूम करते हुए ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले जो आज बहुत ही ज़रूरी बात है मैं वो करूँगा, फिर उसके बाद अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊंगा और फिर प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे कि आज प्रोग्राम में हम क्या तज़किरा करेंगे। सबसे पहले तो आज पूरी कौम जो है पूरे जोश और खरोश के साथ जो है वो कायद डे मना रही है, ऑब्वियसली ऑन हिज 147th बर्थ एनिवर्सरी। सो सर्टनली मेरा ख्याल है एज अ पाकिस्तानी जो एक चीज़ या जो पैगाम इस प्लेटफॉर्म के तहीं देना चाहता हूँ वो यही देना चाहता हूँ कि जो कायद आज़म ने कोर वैल्यूज़ इम्बेड करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों में जो इम्बेड करने की कोशिश की थी, मुझे मेरा दिल चाहता है कि हम उसके ऊपर ज़रूर रिफ्लेक्ट करें कि क्या हम जब बात करते हैं इंक्लूसिविटी की, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जब भी हम बात करते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और सबसे बढ़कर यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन की। दूसरी जानिब जहाँ पे यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन की बात आती है, मैं वहीं पे साथ ही साथ जितने भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है ओवर हियर विद इन पाकिस्तान या ऑल ओवर द ग्लोब जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, उन सब के लिए मेरी क्रिसमस। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन खुशियों से गुजर रहा होगा और आने वाले ऐसे दिन भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जितनी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसी यूनिटी के साथ गुजरेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ। द मोस्ट सेंट वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जब भी ये पिच पर होते हैं या ये कॉम्स बॉक्स में होते हैं या ये पीटीवी स्पोर्ट्स के स्टूडियोज में होते हैं, ख़वातीन ऑलवेज मेक श्योर कि इनके बहुत ही जो टर्मिनोलॉजी है वेल आर्टिकुलेटेड होती है, बड़े खूबसूरती से ये समझाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के डायनामिक्स क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट के डायनामिक्स क्या है। एंड हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच सर। आपको बड़ा मिस किया। थैंक यू सो मच सर, लाइकवाइज। आपके जो चुटकुले होते हैं वो लोगों ने बड़े मिस किए थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। शॉपिंग भी करके आए, लगती है जैकेटें ये कोई नई शई। सर्दी बढ़ गई थी असल में, वहाँ भी सर्दी काफ़ी थी, आपको भी काफ़ी जाना होता है। But thank you so much बाजिद भाई for having me back. On the other hand, Khawateen Rozat, she happens to be a trailblazer for all of those people within Pakistan or all over the globe. I think she happens to be a role model. She's an inspiration for a lot of people who would certainly want to do something with their lives. Happens to be the former skipper for Pakistan one-day international women's cricket team and T20 international cricket team, and the only recipient of as a women cricketer over here in Pakistan of the ICC Hall of Famer. She happens to be Madam Salamir. Hello Madam, Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। So anything you would want to say on Qayed Day and Christmas, please go ahead. ऑब्वियसली आई थिंक कायद आज़म की वैल्यूज़ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, आई थिंक सिर्फ इसी 3 चीज़ों को हम फॉलो कर ले तो आई थिंक उनका काम पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाए पाकिस्तान के लिए। बट हम इन 3 चीज़ों पे ही फंस जाते हैं। तो यूनिटी सबसे पहले इसीलिए रखी गई है, जो सारे ऑर्डर में यूनिटी को सबसे पहले रखा गया है कि हम लोग अपनी हर तरह की बिलीफ्स और सिस्टम्स को लेते हुए इकट्ठे हो जाएं। तो इसी तवस्सुत से आई थिंक सबसे पहले मेरी क्रिसमस हर जो इस वक्त क्रिसमस को मना रहे हैं और आई थिंक ये पाकिस्तान हम सबका है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है और हम सब मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो कायद आज़म ने इसीलिए इस मुल्क को हमारे लिए बनाया। एग्जैक्टली, वंडरफुल। जी बाजिद भाई, जो भी मुल्क होता है या जो भी इंसान होता है वो माइनॉरिटीज़ को जिस तरह आप ट्रीट करते हैं और माइनॉरिटीज़ को जितना हक अदा करते हैं उनका, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। और वही अगर आप उनका ख्याल कर सकते हैं तो फिर ही मुल्क बेहतर तरीके से चलता है। सिर्फ एक थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुझे, एक कहावत थी क्या, काम काम और सिर्फ काम। लेकिन काम तो जवान की मौत होती है, तो मेरे पे तो अप्लाई नहीं होता। कम जवान दी मौत मेरे पे अप्लाई नहीं होता है। आप पे भी बिल्कुल अप्लाई होता है। जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, आप हमें मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में पाए जाते भी हैं, आप कॉम्स बॉक्स में नजर आते हैं, पिचेस पे भी, यहाँ पे भी नजर आते हैं। लगता नहीं है, वो एंजॉय करते हैं। बाजिद भाई जितना काम करते हैं, अच्छा ये तो अपीयरेंस वाला काम है ना, इसके पीछे जो इनकी रिसर्च होती है वो भी सेकंड टू नन होती है। अक्सर आके मेरे से भी खफा हो जाते हैं कि यार तू सही खबर पकड़ के नहीं लाया, तो ये अक्सर चलता रहता है। तो बाजिद भाई आई थिंक हम सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीवी के हवाले से भी बात करूं तो हम काफ़ी मेहनत करते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रेसिडेंट कप में हम फाइनल तक पहुंचे, मेरे ख्याल में उधर ही लेके आना चाह रहा था। ग्रेट वन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट वर्सेस केआर। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, बट सैडली लेट्स स्पीक अबाउट इट। पाकिस्तान टेलीविजन एंड देयर टीम डूइंग वंडरफुली वेल। हाँ बिल्कुल, पिछली दफ़ा भी महल 4 डे का टूर्नामेंट जीते, इस दफ़ा फाइनल में पहुँचे। कुछ प्लेयर्स जो सामने, फैसल अकरम जिस पे बहुत बात होती है, वो आपके सामने आए कि
इस लेवल पे मतलब लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं। और हमने तो ये देखा है कि लेफ़्ट आर्म जो स्पेशली जो रिस्ट स्पिनर है वो वाइट बॉल क्रिकेट में कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो हाईलाइट होते हैं। और बड़ी अच्छी बात है जो कैप्टन मेरे कैप्टन है शामिल, उनकी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पूरे सीज़न में। फाइनल में भी उन्होंने 50 किया, लेकिन जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग थ्रू आउट दिस ईयर वो बहुत ही मतलब उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मतलब अगर ये कंसिस्टेंटली 1-2 साल और ऐसे परफॉर्म करें तो क्यों नहीं ये बड़ी टीम में भी आ सकते हैं। बट ऐसे प्लेयर्स पे आपको अब नज़र रखनी पड़ेगी। पीटीवी की ये जो कह लें कि यंग प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे, लेकिन प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल बहुत। एग्जैक्टली मैं अब यहाँ पे एक और भी बात करना चाहता हूँ मैडम सना, हमने जब डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से बात की थी काफ़ी सारी बातें की, कंसिस्टेंसी की बात हुई। एक टाइम हमने वो भी देखा जहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट वाज नॉन एग्जिस्टेंट एज वेल, एंड देन इवेंचुअली जैसे रिजीम चेंज होता है हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेके आया जाता है। फॉर सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स टू टेक प्लेस, हाउ मच डू यू थिंक दैट दे कंट्रीब्यूट टू एनी प्लेयर्स परफॉर्मेंस एंड फॉर देम टू बी आउट देयर टू एग्जिबिट देयर टैलेंट? टू बी ऑनेस्ट मैं अगर अपना बताऊं, हम लोग ने जो कैरी ऑन किया, अगर मैंने 15 साल क्रिकेट खेली है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जाती है। हमें पीसीबी से पहले कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट से मिला था, और जिस वक्त आपको फाइनेंशियल किसी तरह की भी सपोर्ट ना हो, आप अभी पीसीबी में कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुए थे, तो बहुत आसान होता है कि आप क्रिकेट छोड़ दें किसी भी एक सेटबैक से, इंजरी हो या आपकी सिलेक्शन ना हो या और कोई चीज़ ना हो, तो क्रिकेट से दूर होना बड़ा आसान हो जाता है। बट जब आप फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट, आपको बैकिंग आ जाती है, आपको क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते हैं, तो प्लेयर्स का एटीट्यूड टूवर्ड्स द गेम बहुत डिफरेंट हो जाता है। और आई थिंक डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो इसमें डेवलपमेंट, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में पाकिस्तान में ख़ासतौर पे हमारे इकोसिस्टम में जो रोल रहा है वो बहुत ही अहम है, और इसको हमें समझना है। और डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए वो कैलेंडर में स्पेस बनानी है ताकि हमारे प्लेयर्स दोनों तरह से सिक्योर हो सकें, कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको हेल्दी मिल सकें और फिर आप उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट। और सबसे जो बड़ी बात है कि आपको, अगर आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं तो आपके पास कमबैक के मौके बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से पीसीबी के टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्टर्स से नॉमिनेटेड होते हैं, सेलेक्टर्स उसमें खुद सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें एट टाइम्स वो प्लेयर बीच में गायब हो जाते हैं जो सिलेक्टर्स की नज़रों में फ्यूचर के प्लान्स में नहीं आते, और वो उस वक्त के सिलेक्टर्स की नज़र ऐसी होती है। बट इस तरह के टूर्नामेंट्स उन प्लेयर्स को भी सामने ले आता है जो कि शायद सिलेक्टर्स की नज़रों से चले गए हों, बट वो दे कैन स्टिल मेक अ कमबैक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मैं इस बात पे आना भी चाहता हूँ। और अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जब बात करी थी तो एक नाम मेरे ज़हन में, मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जहाँ हमने कमबैक की बात की, प्लेयर ऑफ द सीरीज है इफ्तिखार अहमद। बिल्कुल, आई थिंक अच्छी बात है। भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। वो बाजिल भाई की बहुत फेवरेट प्लेयर है, पर आज की जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उस पर हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि मुझे थोड़ी हैरत हुई कि अच्छा पिच, अच्छा ब्रेक हो रहा था स्पिनर के लिए, तो 10 ओवर उनके पूरे थे, लेकिन सुफियान मुकीम को 6 ओवर ही मिले, तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा लेट उनको लेके आए। बट ओवरऑल आई थिंक ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होता है, और इफ्तिखार अहमद का एक्सपीरियंस है, चाहे वो बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, तो एक्सपीरियंस क्रिकेटर वो ज़रूर है। और ऐसे प्लेयर्स, ना सिर्फ कमबैक का आप सोचें, बट ऐसे प्लेयर्स से जो ट्रांसफ़र होती है नॉलेज, ओवरऑल जो प्लेयर्स को एक गाइडेंस मिलती है। हम आज तो मेंटोर्स ले रहे हैं बड़े बड़े कि हम टीमों के साथ लगा दें, बट ये प्लेयर्स इन द रोल ऑफ कैप्टन एंड इन द रोल ऑफ एज अ प्लेयर, ये बहुत से प्लेयर्स को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इनका खेलना डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, चाहे मुझे या आपको लगे कि अभी वो वापस कमबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके बरक्स इनकी एक जगह है डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो इनको खेलना चाहिए। आप फिर उधर जान के ऐसे उस टॉपिक पे ले आती, फिर कहती हैं यार आज तो आप बहुत सख्त बोल गए, आज आप बहुत एनिमेटेड थे। हम तो चाहते हैं आप एनिमेटेड हो। यही तो हमारा मिशन है, ये हमारा मिशन है। इफ्तिखार की उन्होंने बात की ना, लेकिन इसमें अगेन ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, हर दूसरे शो में मैं ये बात रिपीट करता हूँ। आप नहीं थे तो हमारे एक बहुत अच्छे होस्ट थे जो बड़े हमारे रिसेप्टिव थे, हमारे जवाब भी और कोई बात का। मैं अहमद का बल्कि शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग इन। यस, तो उनको भी मैंने ये बात की थी कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, आप पाकिस्तान जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये अभी तक समझ नहीं पा रहे लोग कि ये भी प्रोफेशनल क्रिकेट है। तो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट है तो जो आपके पास बेस्ट 11 होंगे वो ही खेलेंगे।
अब इसमें अगर आप शिक डाल दोगे कि यार ये 35 साल से लड़का ऊपर है, ये नहीं खेलेगा, या ये अंडर 23 है, इसको खेलना ही खेलना है, तो फिर आप उसको डिवैल्यू करते हो। फिर आप एक और जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ये कहते हैं कि जी अगर फॉर इंस्टेंस एक प्लेयर है जिसका शायद अब पाकिस्तान खेलने का फ्यूचर नहीं है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगर वो उस कैलिबर का है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम में फिट होता है तो वो खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा? एलिस्टर कुक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होके खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी पीटर सिडल खेल रहा है 41 साल पे, वो खेल रहा है आपकी बिग बैश। क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छा है। ही इज़ बेटर देन अ 20-year-old, ही इज़ बेटर देन अ 18-year-old। तो एज बैरियर नहीं होना चाहिए। आप जब तक उस कंपटीशन को इन्हांस इस तरह बेसिक, सबसे बेसिक ये बात है कि जो 11 प्लेयर सबसे अच्छे हैं वही खेलेंगे, चाहे वो 48 साल का है, चाहे वो 18 साल का है। अगर एक लड़का है जो 40 साल का है और उसका पाकिस्तान से फ्यूचर नहीं है, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उस टीम में वो फिट होता है और उसमें उस टीम में उसकी जगह बनती है तो वो खेलेगा। तो ये जो लर्निंग की बात है, एक तो लर्निंग है, अगर आप अगर सिर्फ एक ही बैच के लड़के रखोगे और एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास प्लेयर्स नहीं रखोगे तो आप नहीं सीखोगे। दूसरा, कंपटीशन कभी नहीं बनेगी। अगर मैं अंडर 23 हूँ और मेरा है कि इसको तो खेलने ही खेलने सारे मैच, तो फिर मेरी कंपटीशन कहाँ रहेगी? बिल्कुल, मेरी कंपटीशन तो ये है कि मैं अंडर 19 या उससे नीचे क्लब क्रिकेट अंडर 19 या उसके बाद जब मैं ब्रेक थ्रू करूँगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तब मैं ब्रेक थ्रू करूँगा कि मैं अपने इलाके या जिस में रीजन है जो भी, उसमें से उन बेस्ट 11 प्लेयर्स में से एक हूँ। तो वो कंपटीशन आप डेवलप होने नहीं देते। आप इतने चोचले बीच में डालते हो कि वो आप डिवैल्यू करते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करते हैं कि स्टेट क्रिकेट बहुत क्रिकेट क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि स्टेट क्रिकेट में जो सबसे अच्छे उनके 11 प्लेयर होते हैं वही खेलते हैं। ये नहीं है कि यार ये तो टीम में इसकी जगह नहीं बनती, या ये 35 साल से हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल सकता, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा। ऐसा कहीं दुनिया में रिवायत नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, लोग रिटायर होकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। संगाकारा इंटरनेशनल रिटायर होकर काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इस मामले को नहीं आप समझते। इवन के मुझे तो ऐसे लगता था कि जब मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन गया तो ये बैरियर ख़त्म होना चाहिए था। और जब वो इतनी देर तक पाकिस्तान टीम, तो एक उसने मतलब आपको दिखा दिया कि इतनी देर तक खेल, तो ये बैरियर ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन जब उसके कुलीग्स या उसके साथ वाले या ये सारे लोग, अब तो वो वाले लोग मैनेजमेंट में आ रहे हैं ना, लेकिन उनकी भी यही थियरी कि नहीं यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यार बच्चों को खिलाओ। बच्चों को क्यों खिलाओ? ये अगर ये आप मानते हो कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है तो फिर बेस्ट 11 ही खेलेगी। अगर पीटीवी स्पोर्ट्स की आप टीम बनाते हो तो सबसे अच्छे 11 ही खेलेंगे। शहजाद अगर 35 साल का है और इसका बॉल पहुंच रहा है, जो कि नहीं पहुंचता लेकिन बॉल पहुंच रहा है, तो इसको खिलाएंगे। आखिरी मैच में मेरे ख्याल है मेरी कम विकटें हैं इस वजह से। थैंक यू सो मच बाजिब भाई। आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट एंड द फ्लोर नीड्स टू बी ओपन फॉर फर्दर डिस्कशन। मैडम सना, इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन जो एक नैरेटिव है जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं और हमने पास्ट में भी देखा है, वो यही देखा है कि यार ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एज सच है कि खिलाड़ी बेसिकली प्रिपेयर होता है। इट्स मोर ऑफ अ नर्सरी एंड यू मेक श्योर दैट यू कीप एन आई। वहाँ सिलेक्टर्स जाते हैं, वो देखते हैं, और फिर उसके बाद इवेंचुअली यू हैव टू मेक इट टू पाकिस्तान नेशनल्स। अब अगर जैसे इन्होंने मिसाल दी कि यार कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी भी हैं, वो भी जाके अब वापस खेलते हैं, अगर वो खेलते हैं तो दे विल सर्टनली बुक अ स्पॉट फॉर समबडी एल्स हु कुड हैव एक्चुअली प्लेड एंड परफॉर्म्ड। बट वो बुक स्पॉट फॉर समबडी एल्स हु कुड हैव प्लेड हाउ? अगर वो उनसे अच्छे हैं तो वो स्पॉट नहीं रिटेन कर ठीक है, सकेंगे। so best 11। सो बेस्ट 11 जब आप खिलाते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि आपको इसमें एक लेयर और ऐड करनी है। आप एक और टूर्नामेंट अरेंज करें जो उससे एक लेवल नीचे हो और उस एज ग्रुप को केटर करे जिस एज ग्रुप को आप डेवलप करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अंडर 11, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 इस तरह से लेयरिंग होती है उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स की या उनके कॉम्पिटिशन्स की। उसके बाद एक सीनियर होता है और उस सीनियर में रिगार्डलेस ऑफ द एज आप खेल रहे होते हैं। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब हम थोड़े यंगर प्लेयर्स को वो नंबर ऑफ मैचेस नहीं दे पा रहे होते और अब हमें लगता है कि बाकी टीम्स में यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं और हमारे ऊपर नहीं आ रहे,
तो हम आर्टिफिशियली सीनियर प्लेयर्स को हटा के, और ये वुमेन्स क्रिकेट में भी मैंने देखा है जहाँ पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत कम था और वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ उस चीज़ ठीक का, है। उससे ज़्यादा नुकसान हुआ जो शायद मेंस क्रिकेट में होता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज थी वो निकल गई। एक हमारी प्लेयर थी सनिया इकबाल, फास्ट मीडियम पेसर थी, तो उनका उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको 4 टीमों में नहीं रखा, जबकि वो उस वक्त टॉप 20 की रैंकिंग में थी कि सिर्फ जी 32-33 एज हो गई है तो अब हमें तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए आप और टूर्नामेंट ऐड करें, नंबर ऑफ मैचेस उन प्लेयर्स के उधर से पूरे करें, और जब वो इस जगह पर आते हैं कि वो दे कैन नॉक आउट अ सीनियर, सो फेयर एंड स्क्वायर वो आके परफॉर्मेंस से करें उसको। एग्जैक्टली। दूसरा इसमें जो इन्फैचुएशन है ना कि नहीं यार यंग प्लेयर होना चाहिए, उससे और भी इसमें और भी मसला है। आप देखें आपके जो अब ये प्लेयर्स, जितने प्लेयर्स रिटायर होते हैं, इनसे पूछिए आपकी उम्र क्या है तो वो कहें कि कागज़ वाली या असल। तो अंडर 19 पहले होता था कि अंडर 19 है तो अंडर 19 खेलने के लिए आपने अपनी एज कम करनी थी और अक्रॉस द बोर्ड होती थी। फिर आया जी, अब आया जी पीएसएल में जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसके लिए लोगों ने एजेस कम करवाई कि हम इमर्जिंग कैटेगरी में फ़िट हो जाएं। फिर अब मसला आ गया कि यार अगर मैं 30 साल का, अब ये डायलेमा है ना पाकिस्तान का, बिल्कुल है। कि अगर 30 साल का मैं हो गया तो उसके बाद तो मेरा फ्यूचर कोई नहीं है, तो मेरा 30 साल जो है ना वो 5-6 साल बाद में आए। तो एक्चुअल एज फिर आप इस तरह फिर लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर आप ये बात करते हो कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लड़के को डेब्यू करवाया, वो कितने साल का था, उसका डेब्यू क्यों हुआ? अगर आप कहते हो कि नहीं जी 35 साल से ऊपर, बात तो पूरी है, 35 साल से ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले तो उसका डेब्यू कैसे हो गया? True. वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेले अगर वो 35? ये तो अजीब सी बातें हैं। अगर आपके जो बेस्ट स्पिनर्स हैं वो ऑलमोस्ट दोनों 40 साल के हैं, सॉरी नुमान और आसिफ अफरीदी, साजिद तो अभी छोटा है, अब जो भी वो छोटा है, लेकिन अगर वो 40 साल के हैं और वो इतने अच्छे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये रुकावट क्यों डाल दो कि नहीं यार ये इससे ज़्यादा। सो बेसिकली जो आप जो कह रहे हो कि नर्सरी नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज़ प्रोफेशनल क्रिकेट। ये पाकिस्तान में अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया में प्रोफेशनल क्रिकेट है, काउंटी क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, स्टेट क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, जो रणजी ट्रॉफी है प्रोफेशनल क्रिकेट है। वहाँ अभी तक पुराने प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट, वो आपकी प्रोफेशनल स्पोर्ट है। प्रोफेशनल स्पोर्ट कट थ्रोट होती है, उसमें एज ये वो कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो सर्टनली यू डिजर्व अ स्पॉट। और जो बाजी भाई ने बात की, जैसे अभी इन्होंने आसिफ अफरीदी की हवाले से बात की थी, जो हमने साउथ अफ्रीका की बात की, बात सिर्फ इतनी सी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो होना चाहिए ना, कि यार ये हमारी इस तरह से हमने कानून साजी की है, इस तरह से हम लोगों को खिलाना चाहते हैं, ये हमारा कानून है। तो ये नहीं हो सकता कि आप उस कानून को किसी और स्टेज के ऊपर अपने मुताबिक मोल्ड भी कर लें और किसी और स्टेज के ऊपर किसी को इस वजह से खेलने से रोक दें कि भाई आपकी एज ज्यादा है। मेरा ख्याल है वेल स्पोकन, थैंक यू सो मच। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे, हमारे पास एक ऐसा गुमनाम सितारा था जो कि जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा नाम बनाया, अपने लिए बहुत सारा नाम बनाया। 2006 से मेरा ख्याल है उनकी वो जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। शुरू तो बहुत उससे पहले हुई थी, उसके बाद 2017 और उसके बाद अब अंडर 19 एशिया कप में वो मेंटोर भी रहे। उनके हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान की उस अंडर 19 टीम के हवाले से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये फतह इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को हासिल करके दी। इसमें क्या एफर्ट्स थे, व्हाट वर द प्रोस, वी विल सर्टनली स्पीक अबाउट इट। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। Very quickly coming down towards the match summary, where Pakistan, ladies and gentlemen, obviously Sameer Minhas making sure that India is not going to stand a chance. 172 knock and that to 130 deliveries, and Hussain coming in for 56 and then Khan for 35. On the other hand, looking at India, obviously for Suryavanshi right at the beginning, but Ali Raza still getting him. It's the debacle which everybody needs to kind of witness. And for Pakistan, it was Ali Raza 442 and Subhan 229. Pakistan towards the end winning by 191 runs. Yes, Madam Sana, the glory that we all wanted for Pakistan. देखिए, हमने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया किस तरह इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो फार सुपीरियर था फॉर द अंडर 19 टीम, और किस तरीके से 191 रन्स की डिफीट उनको
खानी पड़ी। ऑब्वियसली जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने कर दी, आई थिंक जितना भी तारीफ़ की जाए इन प्लेयर्स की, जो सपोर्ट स्टाफ इनके साथ गए हैं, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस जो था सारा कुछ, वो उतना ही कम है। बिकॉज 191 का जो डिफरेंस है एट द फाइनल, ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। समीर मिन्हाज टू स्टार्ट विद आई थिंक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर नज़र आए हैं, प्रेशर सोक अप करते नज़र आए हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम जो बात करते हैं, एक मलेशिया के अगेंस्ट 170 की इनिंग्स खेली और उसके बाद फिर बीच में 50 और 40 करते रहे, लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने यहाँ पर खेल दी फाइनल में, किसी वक्त भी एक्सीलरेटर से पाँव नहीं हटाया। ये तो ऑब्वियसली मलेशिया वाली इनिंग्स है, और इसमें भी नज़र आया 360 नज़र आया। कदमों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा इनका, बहुत इंप्रेसिव, स्पिनर्स पे हो, फास्ट बॉलर्स पे हो, और फिटनेस भी बहुत अच्छी नज़र आई। ऐसा नहीं था कि आप 100 किया 150 किया, आपकी कुछ शॉट्स में पावर में कमी नज़र आती थी। एंड तक वो एक्सीलरेट करते रहे, चाहे अपने 90s में थे तब भी माइलस्टोन के लिए नहीं खेला, नज़र आ रहा था वो सिर्फ अटैकिंग माइंडसेट के ऊपर जा रहे हैं। और आई थिंक वहाँ से जो डेंट पड़ा इंडिया के कॉन्फिडेंस को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और वेरी वेल सपोर्टेड बाय अहमद हुसैन। फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी नज़र आई। अली रज़ा वंस अगेन, उनकी हम शुरू से बात कर रहे थे। अब्दुल सुबहान जो है वो बहुत अच्छे ओवरऑल नज़र आए। और सारा कोचिंग स्टाफ, उसमें सरफराज भाई की बात करें, शाहिद अनवर साहब की बात करें, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है उन सब की बात करें, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बट अगेन इट्स द स्टार्ट, अभी वर्ल्ड कप की असल जर्नी बाकी है। एग्जैक्टली, एंड विल सर्टनली कम टू दैट पॉइंट जहाँ समीर मिन्हाज के हवाले से इन्होंने बात की। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने देखा जब एज सून एज ए गॉट दिस रिपोर्ट एज वेल, मेरे ख्याल है सबसे पहले मैंने सूर्यवंशी और अली रज़ा का डिबैकल देखा, और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी भी देखी। बाजी भाई, जो एक चीज़ इनकी बल्लेबाजी में मुझे लगता है जो शायद यहाँ पे बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए दैट ही इज़ नॉट रियली अ स्लॉगर। और अगर वो बाउंड्री के लिए जा रहे हैं, अगर वो 6 के लिए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट डिलीवरी के ऊपर जो है वो सिंगल भी निकाल रहे हैं, वो डबल भी निकाल रहे हैं, एंड ही मेड श्योर दैट यू नो ही मेंटेन्स हिज वेलोसिटी टुवर्ड्स हिज गोल। ये कहाँ आप कहाँ गए हुए थे? दूर था थोड़ा, तो वहाँ आपको रिपोर्ट सही आती थी, वहाँ आपको होमवर्क पूरा आता था। यहाँ पाकिस्तान में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बताता नहीं। आपने बड़ा एनालिसिस तो अब मैं आप इसका क्या, आपने सारी एनालिसिस तो कर दी है, लेकिन ये वैसे आपके आते हुए ना ज़्यादा लीक एनर्जी आ जाती है ना, एनर्जी। सबसे अच्छी बात जो हमने बहुत कम पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे देखा है कि जो कंट्रोल्ड एग्रेशन थी, ऐसे किसी मोमेंट पे ऐसे नहीं लगा कि ये ज़बरदस्ती हिट मार रहे हैं। जहाँ बॉल था वहीं पे मार रहे थे, ऑफ साइड पे बॉल था ऑफ साइड पे मार रहे। सामने बॉल जो सबसे अच्छा एक इनका शॉट था कि इन्होंने सामने एक छक्का मारा, वो इंडियन प्लेयर्स एसोसिएट आप करते हैं कि ऐसे सामने लिफ्ट करके फास्ट बॉलर को छक्का मारना, वो रेयर है पाकिस्तानी प्लेयर्स में। बट द एबिलिटी उसकी ये थी कि आपने देखा कि कहीं ऐसे नहीं था कि चौका मार लिया है तो अब अगले बॉल को मैं उठा के मारूं। उसने सिंगल भी किए, उसमें टेम्पो जो उसकी इनिंग का वो बहुत ज़बरदस्त था। जो बंदा वनडे में 150 प्लस कर जाए तो उसको इनिंग्स के टेम्पो आता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा इसलिए कि इसने फाइनल में 150 प्लस किया, इसने उससे प्रीवियस 2 दफ़ा मतलब 170 2 दफ़ा कर गया, तो उसको तरीक़ाकार आता था बिल्ड करने का इनिंग्स का। बट जो सबसे अच्छी जो बात थी वो इन कंट्रोल था कि उस आपने ये नहीं उसने कोशिश की कि यार ऑफ साइड से मैं इसको लेग साइड पे खींच लूँ। उसने जहाँ ऑफ साइड पे बॉल मिला तो वहाँ गैप में मारा। तो वनडे क्रिकेट में स्पेशली इस तरह का प्लेयर बहुत ही डायनामिक होता है कि स्पेशली जब वनडे क्रिकेट में ऐसे होता है कि जब आप 30 40 50 कर जाते हो तो आपको गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी गेम एक्सपैंड करते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों तरफ की गेम हो तो फिर आप डेंजरस हो जाते हो। तो अभी तो खैर रन्स तो कर रहा है, लाइमलाइट में आ गया है, एकदम सब इसका नाम ले रहे हैं, बट अब इसकी डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए। ठीक है, हमने कई ऐसे देखे प्लेयर अभी फाइनल खेल रहे थे, ये लेफ्ट हैंडर हैं, अभी KRL से खेल रहे थे, उन्होंने 50 भी किया, क्या नाम, शाहजेब, उन्होंने भी बहुत रन्स किए थे अंडर 19 में। तो वो उस अगले स्टेज पे थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगता है, तो आपको वो टाइम देखना पड़ेगा। प्लस जो इन्होंने बात की कोचिंग स्टाफ का, इस अंडर 19 में कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। झलक इसमें मतलब सरफराज हैं तो मैं बात करता हूँ कि झलक इसमें चैम्पियंस ट्रॉफी की ही थी। अगर आपको याद पड़े तो पाकिस्तान पहला मैच इंडिया से हारा था चैम्पियंस ट्रॉफी, इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान आराम से हार गया था।
दूसरा फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और इसी तरह बहुत रन्स कर दिए थे, और ये इसमें भी वो झलक आई है। ज़ाहिर है सारे एक्लेट इस वक्त सरफराज को जा रहे हैं, मेंटोर है, ठीक है, वो ऑप्टिक्स की वजह से भी एक्लेट जा रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी एक वो आवाज़ जो उन्होंने मारी वो भी वायरल हुई, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, वो सब ठीक है, वो जा रहे हैं। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि असल जो कोचेज़ हैं, जो काफ़ी देर से इनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिस्टम में कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी और उनको हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। शाहिद अनवर की इन्होंने बात की, हेड कोच थे, वो काफ़ी देर से आपके सिस्टम में कोचिंग कर रहे हैं। तो अगर जब ऐसे कोचेस जब उनको सक्सेस होती है तो उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग की इन्होंने बात की, वो राव इफ्तिखार अंजुम, इनका बड़ा लंबा सा नाम है, राव इफ्तिखार अंजुम अल्लाह दिता नून, ये इस बात में तो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं, ये इतना लंबा नाम मुझे है। याद भी है। ये इस्लामाबाद से भी खेले, यहाँ से भी पाकिस्तान भी खेले, लेकिन ये भी अब सिस्टम में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के एक अंडर 19 टूर्नामेंट में भी गए थे एज असिस्टेंट कोच। तो ये उस तरह से ना देख रहे हैं टीम को, तो इन लोगों को अब प्रमोशन मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है सारा फोकस तो सरफराज पे होगा क्योंकि बड़ा नाम है और मेंटोर है और टीम जीत गई इंडिया, वो सारा कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है वो, लेकिन मंसूर अमजद, राव इफ्तिखार, शाहिद अनवर, इनको अब आगे वर्ल्ड कप भी है, लेकिन इनको अब आपको इन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि यार इनकी भी प्रमोशन होनी चाहिए। जब पाकिस्तान टीम या बड़े शाहीन या पाकिस्तान टीम या उस लेवल पे जब बात आती है तो आप मुल्क से बाहर क्यों देखते हो? अगर आप कोचेस भी डेवलप कर रहे हो तो फिर आपका इंटरनल कोच भी राइज करके उस पोजीशन पे आना चाहिए। तो ज़ाहिर है आप जब विक्ट्री होती है तो फिर इनको भी आपको हाईलाइट करना पड़े। एग्जैक्टली जहाँ पे हम सब लोगों को हाईलाइट करने की बात करें, स्पेसिफिकली करते हैं, मैं ज़रा 2025 नवंबर में वो रेजिग्नेशन दे के चले गए, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के वाले से ही बात करना चाहता हूँ, जो कि अजहर अली है। उनका भी काफ़ी किरदार रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उनका किरदार नहीं होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली इस टीम को तश्कील देने के बाद ही वो गए थे, तो उनको भी क्रेडिट ज़रूर जाता है। और अज़हर भाई की ओवरऑल भी हम बात करें, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से जितना भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और यहाँ पर भी जो भी वजूहात थी जिस वजह से भी वो छोड़ के गए हैं, बट डेफिनेटली इस टीम को जो तश्कील देने में उनका एक अहम रोल है और उनको डेफिनेटली इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। एग्जैक्टली। और जहाँ हमने मेंटोरशिप की बात की, वेरी सॉरी दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट आई थिंक दैट दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। हमने पिछले साल का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसमें एक इस तरह का वनडे कप भी होते हुए देखा जिसमें मेंटोर्स आए, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जब वो मेंटोर्स जहाँ पाकिस्तान में अपनी टीमों के साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे तो 50 ओवर्स भी नहीं पूरे खेले जा रहे थे। सो मेंटोरशिप के हवाले से भी ज़रा थोड़ी क्लैरिटी तो ज़रूर होनी चाहिए कि एज अ मेंटोर। देखिए मेंटोरशिप मैं तो इसमें मानता नहीं हूँ। प्लस मेंटोर आप मैडम सुना इस वजह से आप देखिए अंडर 19 राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच रहे थे, तो जब इतना बड़ा प्लेयर उस लेवल पे जाके कोचिंग करता है, खुद गए थे या लेके गए थे, वो हमारा हेडेक नहीं है, लेकिन उस लेवल पे अंडर 19 एज ग्रुप क्रिकेट में आपको बड़े जो प्लेयर्स आते हैं या बड़े जो नाम होते हैं वो बहुत इंस्पिरेशन मैटर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। जब आप उनकी क्लोजनेस होती है कि मैं वसीम अकरम के साथ बैठा हूँ, तो उससे बहुत एक बहुत वो फ़ायदा होता है, एक बहुत कॉन्फिडेंस रेज होता है, प्लस अप्रोचेबल हो जाते हैं वो। और जो यंग प्लेयर होता है, थोड़ा अगर वो नर्वस होता है या थोड़ा रिजर्व्ड होता है या वो अपने आप वो उनसे अगर वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन साथ बैठे हुए हैं तो वो उससे सवाल भी कर लेगा, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास टीम में या उस लेवल पे अगर आप मेंटोर रखते हो तो उसका मकसद नहीं है, समझ नहीं आता। उसका फिर ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास टीम में फिर आप उसको हेड कोच बनाओ तो सारा साल उनके साथ काम करे। अगर इतना है तो हेड कोच बनाओ, जिस तरह राहुल द्रविड़ अंडर 19 का हेड कोच था, मेंटोर नहीं था। वो आप उसका हेड कोच उनका बनाओ, वो सारा साल उनको कोचिंग करे, उनके साथ रहे, उनके साथ काम करे, प्लेयर डेवलप करे। दैट इज़ द वे। इसी तरह जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेंटोर का भी वो एक अट्रैक्शन होती है, वो आई बॉल्स के लिए होता है। विव रिचर्ड आता है, उसने प्लेयर तो नहीं ठीक करने, वो तो एक बैठे डगआउट पे, एक लीग का ज़रा नाम चलता है, एक थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है
लोगों के, तो वो सिस्टम है मेंटोर का। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास टीमों में मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रखनी ही है, अगर आप कहते हो कि ये 4-5 ये 6 हमें बड़े प्लेयर बड़े कोचेस चाहिए, तो फिर आप उनको फर्स्ट क्लास टीम के हेड कोच बनाओ। एग्जैक्टली, बस आयरनी सिर्फ ये है कि वो सरफराज हमारे पास है जो इंडिया को धोखा दे सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। बट ऑन द अदर एंड मैं एक और बात जरूर करना चाहता हूँ, वापस आता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट टेक द लाइमलाइट अवे फ्रॉम अली रजा ओवर हियर एज वेल, जहाँ पे when he started off against Suryavanshi, it was really challenging, looked difficult as well. I mean, he was hitting his good length as well. ऐसा लगा नहीं कि शायद he'll be able to come back with a great comeback, but that's exactly what he did. And Ali Raza being phenomenal just in the final, getting 4 wickets, getting on his track back is something that was phenomenal for me to watch. कि यार पहले 2 overs में आप काफ़ी रन्स कंज्यूम कर जाते हैं, फिर उसके बाद इवेंचुअली यू कम बैक, गुड लेंथ की बॉल होती है, आउटसाइड ऑफ जाती है, एंड दैट्स इट। अभी पहले अली रज़ा पे बात करूँगी, बहुत कम डिसएग्री करती हूँ बाज़त भाई से, तो थोड़ा सा वो भी करूँगी। बट अली रज़ा आई थिंक अगर पूरा टूर्नामेंट भी देखें तो उस तरह से उनका इम्पैक्ट नहीं नज़र आया जैसे हम चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो करेंगे। बट हेयर कम्स द फाइनल और वो आके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और बड़ा जैसे आपने कहा कि स्टार्ट उनको बड़ा अच्छा मिल गया था इंडिया को, बट वो विकेट और इनसे कैच भी ड्रॉप हुआ था पिछले ओवर में सूर्यवंशी का, और उसके बाद वापस आके कम बैक करना और वो विकेट लेना, और फिर उसके बाद 3 और विकेट्स लेके 4 विकेट्स पे फिनिश करना, यही दिखाता है कि क्यों इनको कहा जा रहा है कि ही कैन बिकम अ रियली गुड बॉलर, बिकॉज वो प्रेशर सोक इन कर सकते हैं। और आई थिंक स्किल के साथ, फिटनेस के साथ जो आपकी मेंटल साइड ऑफ थिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो इन्होंने शो की। बाज़त भाई के साथ जनरली मैं बहुत एग्री करती हूँ। मेंटोरशिप वाली चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिसएग्री ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो हेड कोच का काम है वो ज़्यादा टेक्निकल, वो कर सकते हैं, मेंटल साइड ऑफ थिंग्स को भी केटर कर सकते हैं, पर वो टेक्निकल काम है। और ख़ास तौर पे हमारी इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत स्विच होते हैं, आप एक टूर्नामेंट में हेड कोच बनते हैं, अगले टूर्नामेंट में मीडिया पे आ जाते हैं, उससे अगले टूर्नामेंट पे कुछ और कर रहे होते हैं। वहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसे शायद अनवर साहब हैं या और हमारे कोचेज़ हैं जो पूरा साल इसी चीज़ को काम करते हैं, तो कोचिंग की लाइन में उन्हीं को होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो मेंटल साइड ऑफ थिंग्स पे चाहिए, या हमने नाम दिया था फॉर एग्जांपल मैथ्यू हेडन को हमने रखा ऑस्ट्रेलिया में एज ए बैटिंग कंसल्टेंट, तो आप कंसल्टेंट का नाम दे दें, आप मेंटोर का नाम दे दें, कोई भी नाम, वो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आप टीम के साथ उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जो हेड कोच का काम है वो, फिर वो बात बाज़त भाई की बिल्कुल सही है कि फिर उसका काम है पूरे साल काम करना। सो मुझे लगता है कि एट टाइम्स जो क्रिकेटर्स ज़्यादा क्रिकेट खेलें वो इस चीज़ का फ़ायदा उनको हो जाता है नाम का, और जो पूरा साल पिछले 10 साल से सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं एज कोचेस, नाम नहीं आता, वो फिर बड़े टूर्नामेंट में कहीं उनकी जगह चली जाती है। तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों को सेपरेट ख़ास तौर पे हमारे सिस्टम में रखा जाए जहाँ ये ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर अगर आप देखें, चाहे आपने टॉप लेवल पर नहीं क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली, और आप अच्छे कोच हैं, तो वो आपको इवन नेशनल टीम का भी कोच लगा देंगे। वहाँ फिर सिर्फ नामों के ऊपर कोचिंग नहीं होती, यहाँ पे एट टाइम्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। एग्जैक्टली, मैं बाज़त भाई से कहूंगा कि यार वो अपनी सफाई में जो भी पेश करना चाहते हैं करें, मैं लेकिन छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ। आप लोग जुड़े रहिएगा, अब ये देखना बहुत जरूरी और सुनना बहुत जरूरी है कि बाज़त भाई अपनी डिफेंस में क्या कहेंगे। गेम ऑन है। खवातीन साहब, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बहुत ही पेचीदा मोड़, और उसकी वजह यह है कि बहुत ही रेयर होता है ये कि बासित भाई और मैडम सना एक दूसरे से डिसएग्री करें। वो एक ये पेचीदा मोड़ है हमारे लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए मैं बासित भाई को मौका दूं कि वो अपने डिफेंस में जो कहना चाहते हैं कह दें। डिफेंस मतलब डिफेंस मतलब जो डिसएग्रीमेंट है उसके डिफेंस में। डिसएग्रीमेंट तो कोई नहीं है, वो शायद वो ये समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेंटोर्स को डायरेक्ट हेड कोच, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा वो सारा साल काम करें। अगर जैसे राहुल मेंटोर्स भी, अगर जैसे राहुल द्रविड़ सिस्टम में आए हैं तो वो एज कोच बन के आए ना, तो ये अगर बड़े प्लेयर्स अगर आना चाहते हैं, इनको आप कोचेस लेके आओ। बड़ा प्लेयर जो है वो कोचिंग प्रोग्राम करे और कोचिंग करे, उससे ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत के आप इनको मेंटोरशिप दे दो कि जी आप मेंटोर जो है वो सारे जो कोचिंग स्टाफ है वो भी वो बना रहा है, सारा कुछ वो बना रहा है, तो वो जो एक्चुअली जो हेड कोच वगैरह जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने बंदा बैठा दिया है, तो आपका जो हायरार्की है वो ख़राब हो गई है। इन्होंने मेंटोर की बात की कि जी मेंटोर्स, इन्होंने शायद मैथ्यू हेडन को मेंशन किया। देखिए, मैं ये पहले ही बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा मसला है, इंग्लैंड में या कोई दुनिया में ना
कोई बैटर है या बॉलर है उसको प्रॉब्लम हो रही होती है या एनी केस, वो उसका अपना जिस पे वो ट्रस्ट करता है ना, कोच हो या उसका उस्ताद हो या कोई भी बंदा, वो उसके पास चला जाता है। True. बहुत साल जब इंग्लैंड नंबर 1 बन गई थी टेस्ट टीम, तब बहुत सारे प्लेयर्स ग्रैहम गूच के पास जाते थे। हालांकि ग्रैहम गूच ईसीबी का हिस्सा नहीं था, वो उनके कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा नहीं था, वो अलहदा जाते थे उसके पास, वो कोई माइंड नहीं करता था। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अपने पुराने क्लब के कोच के पास चले जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, तो बेसिकली वो उनके पर्सनल मेंटोर्स होते हैं। पाकिस्तान में ये मसला है कि अगर मैं या आप अपने एक टीम में खेलते हैं, हमारी सना मीर कोच है, हेड कोच है, हम कहते हैं कि नहीं यार हमने उस्ताद बिल्ले के पास जाना है, वो हमें बताएगा, हम उसके पास जब चले जाते हैं तो यहाँ पे लड़ाई फूट हो जाती है। True. वो कहते हैं जी मेरी अथॉरिटी है, तो ये तो इसलिए हर प्लेयर का या हर मोस्ट 90% प्लेयर्स का एक आधा कोई बंदा होता है या कोई जो बेसिक इंसान सेट होता करता है है, शुरू से, बेसिक से उस्ताद होता है जिसको वो ट्रस्ट करते हैं, जिस पे जाके बात करते हैं या बैठते हैं या उसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। पाकिस्तान में ये डिस्करेज किया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप ग्रुप के बाहर किसी के पास जाओ तो वो एक इशू खड़ा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो ये मेंटरशिप की जो बात है, मेंटरशिप आपकी अपनी अलहदा हो सकती है, वन साइज़ फिट्स ऑल वाला मेंटोर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो एक थोड़े 5-10 मिनट 4-5 दिन के लिए आ जाए आपसे, वैसे इंस्पिरेशनल कोई बातें, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 महीने की सीजन में मेंटोर रखना को जवाज नहीं देता। इसका एक रेफरेंस पॉइंट भी मिलता है, मैं आई एम फॉरगेटिंग अ नेम, सर्टली मेरे ख्याल है इंडिया के अभी लेटली ओपनर आए हैं, वो युवराज सिंह के पास जाते हैं, बार बार विजिट भी करते हैं उनको, बड़े ताबड़तोड़, अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको अच्छा लिया जाता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बारे में प्रोपगेट किया जाए या प्रोपेगेंडा बनता हो कि यार ये कोचिंग स्टाफ को छोड़ के जो है वो युवराज के पास चला जाता है और वहाँ जाके ये सीख के आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सबसे 2-3 मरकजी सवाल है इसमें, क्या जो मेंटोर्स हैं वो कोचिंग रोल्स में आना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। दूसरा ये कि क्या हम इतने लिबरल हो चुके हैं जहाँ पे प्लेयर को अलाउ करें टू गो बैक टू दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ वो कंफर्टेबल भी है, वो उसके बेसिक्स भी सेट करता है, एंड ही प्रॉब्ली ट्रस्ट हिम मोर एज वेल, क्योंकि बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। और तीसरा जो इन्होंने बात की कि यार यहाँ पे तो इस किस्म के हायरार्की के खिलाफ जाना वाकई डिस्करेज किया जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया नहीं है, ये काफ़ी सारी और जगहों का भी अलमिया है। देखिए ये तो है, हम लोग हर चीज़ को इंटरफेरेंस समझना शुरू कर देते हैं, एकदम से इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कि उससे क्यों पूछ रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। मैं इसी वजह से ये बात कर रही हूँ कि मेंटोर हमारे सिस्टम में अगर सही तरीके से रोल डिफाइन हो कि हेड कोच का क्या रोल है और मेंटोर का क्या रोल है, और आई थिंक इस टीम में वो बहुत ज़बरदस्त डिफाइन था, अंडर 19 टीम में वो बहुत ज़बरदस्त डिफाइन था, जिसकी वजह से एक सिनर्जी उनके नज़दीक नज़र आई। कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारा सिस्टम? क्योंकि अच्छी तरीके से टीम पाकिस्तान में तब चलती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 8 साल जो कप्तानी की है, कि जिस वक्त सिलेक्शन में कैप्टन और कोच दोनों प्रॉपर भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हों तो आपकी टीम ज़्यादा बेहतर चलती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि प्लेयर्स समटाइम्स अपने दिल की बात करते हुए कोच से घबराते हैं कि अगर हमने अपना फियर वाजे कर दिया, हमने अगर अपना कोई डाउट कर दिया तो मे भी हमें टीम से बाहर बिठा दें या ना बिठा दें। तो मेंटोर एक ऐसा न्यूट्रल इंसान हो सकता है जहाँ पे आप जाके दिल की बात कर दें, बट वो बात ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट तक पहुँचे, वो वहीं पर हैंडल हो जाए रादर देन कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन पे पड़े। सो वहाँ पर एक थोड़ा सा बफर आपको मिल जाता है। बाहर की मुल्क की बाजिद भाई बात करें, इंग्लैंड की, या वहाँ पे प्लेयर्स एसोसिएशन है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पर और प्लेयर्स को एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये फील होता है ख़ास तौर पे जैसे अंडर 19 में हमें सामने नज़र आया कि ठीक है जो टीम स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें सरफराज भाई की डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन होगी, पर फाइनल शॉट्स मोस्ट प्रोबेबली हेड कोच बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे, और साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैप्टन एंड द मेंटोर। तो आई थिंक जब सिनर्जी बन जाए तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल सकती हैं, बट उसके लिए क्लियर रोल डेफिनेशन दोनों की बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप, एंड दैट इज दैट आई थिंक दैट पीपल, मुझे लगता है लोग अक्सर शायद इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि मेंटोर में और कोच में बहुत फ़र्क है, और उसकी वजह ये है कि अगर मैं कुछ जो क्लिप्स मैंने सरफराज भाई के देखे हैं, ही सर्टनली वाजंट टेलिंग एनीवन कि यार तुमने
कवर ड्राइव कैसे खेलना है या तुमने बॉल किधर फेंकनी है. आई थिंक इट वाज विद इन द क्लासरूम्स एंड ही मेड श्योर दैट ही स्पोक अबाउट ऑल ऑफ दोस इम्पैक्ट दैट या जो भी चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं. तो अगर आपसे पूछो बाजिद भाई, आपकी ज़िंदगी में आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है, आपके लिए मेंटोर कौन रहा, आज आप उसको क्रेडिट दे सकते हो, और कौन अच्छा कोच रहा? दोनों एक तो नहीं हो सकते या एक भी हो सकते हैं. नहीं, कोच तो बड़ा मुश्किल है ठीक है, बताना ये कौन अच्छा बट कोच है। स्टिल जो आपको लगता हो यार आपके दिल के सबसे करीब. देखिए, जब हम ए टीम या वो ए टीम से खेलते थे तो हालांकि प्लेयर्स हमारे काफ़ी मेच्योर्ड प्लेयर्स भी थे, मिसबा कैप्टन होता था, बट उसमें आकिब भाई हमारे कोच थे. एज इन वो टेक्निकल साइड नहीं एक्सप्लेन करते थे, बट उनका जो सबसे अच्छी जो उनकी बात थी कि वो एक प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग रूम में जो माहौल क्रिएट करते थे ऑफ मतलब प्रेशर रिलीज़ करने वाला माहौल, वो उनकी कैपेबिलिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त थी. मेंटोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे स्कूल में जिन्होंने मेरी क्रिकेट डेवलप की, या काफ़ी सारे, एक ब्रांच से मेरे ख्याल 3 प्लेयर्स निकले थे. बिलाल असद थे जो पाकिस्तान के स्क्वाड में भी आए, फ़ात खान थे जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, और मैं था. वो एक ही यहाँ बीकन हाउस के ब्रांच से आए थे. वो शहरियार साहब के बेटे थे, उमर अली ख़ान नाम था. उन्होंने जो इनिशियल फॉर्मिंग ईयर्स थे उसमें उन्होंने हमें बहुत क्रिकेट खिलाई, और उस तरह उन्होंने बहुत सारे, जो अभी भी मैं जिन लड़कों से मिलता हूँ जो नहीं भी खेले, वो कहते हैं हमारी इनिशियल जो ज़िंदगी में उन्होंने जो इतनी जो हमें क्रिकेट कंट्रीब्यूट किया, वो तो शायद वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था मेरी ज़िंदगी में. कोचिंग के लिहाज से काफ़ी लोगों से मैंने, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, लेकिन शायद मेरे मसले ही इतने ज़्यादा थे कि वो हल ना हो सके. That's he being honest to the gut. Well, I would certainly want you to share yours as well. देखिए, मेरी तो इनिशियल कोई एकेडमी या क्लब तो नहीं क्रिकेट खेली नहीं, स्ट्रीट क्रिकेट खेली. तो मैं अपने भाई का भाई को नाम तो कहती, लाजमी बिल्कुल, लूँगी. हमेशा. हमायूं मीर जो है मेरा भाई, उसने स्लेजिंग हो या और के मसले मसाइल हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस से मुझे वो बहुत कुछ सिखाया, और बाकी भी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत काम किया. उसके बाद मोहतशिम रशीद का नाम मैं ज़रूर लूँगी, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ टाइम गुजरा. कबीर खान बहुत थोड़े अरसे के लिए आए, पर उनका एक रोल था, और मार्क कोल्स. आई थिंक ये तीनों का रोल बहुत ज़्यादा था. और अगर मैं मेंटोर की बात करूँ, उसमें मेरे वालिद डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स उनकी वजह से मैंने सीखी हैं. और फिर शाबानो आलियानी, उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं था, बट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स, जो मैं मेंटोरशिप की बात करती हूँ, उनका बहुत ज़्यादा रोल था मेरी लाइफ में. I think that's beautiful. Thank you so much, Manaf Sana, for being with us. Thank you so much, Mr. Bazi Khan, for being with us. Lovely to be in conversation with you. और जितने भी लोग जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल है यहाँ हमारे प्रोग्राम में आज काफ़ी तज़किरा हुआ है कंसिस्टेंसी का, कॉन्टिन्यूटी का, परसेवेरेंस का, एंड द डेडिकेशन एंड पैशन. अब आपसे इस साल मैं नहीं मिलूंगा, अब अगले साल मिलूंगा इंशाल्लाह. आज नहीं मिलना है. इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी, आप सबसे मुलाकात होगी. वो जाने से पहले मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ. पाकिस्तान टीम की जो 2025 के अंदर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं टुवर्ड्स द ईयर एंड, आई थिंक दे हैव बीन कमेंडेबल. अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो हमने ड्रॉ किया. हम वनडेज़ की बात करें, हम T20 इंटरनेशनल्स की बात करें, जिन टीमों ने आगे पाकिस्तान में खेला, पाकिस्तान के खिलाफ खेला, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन सब के खिलाफ दिखाई. अंडर 19 का रिजल्ट भी हमारे सामने. आई थिंक ये जो कॉन्टीन्यूटी मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन द नेम ऑफ द चेयरमैन मिस्टर मोहसिन नकवी, दिस इज़ दैट कॉन्टीन्यूटी दैट वी ऑलवेज स्पीक अबाउट. कि यार अगर आप किसी को मौका मिला है, आप उसको मौका दें, उसको अपना टाइम पूरा करने दें. लेट हिम अप्लाई हिज विजन एंड लेट इट ट्रांसलेट इनटू वैल्यूज एंड रिजल्ट्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव विटनेस्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्व्स. गेम ऑन है. अल्लाह हाफिज़.